बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंशु सिंह। दोस्तों, बात चाहे गांव की हो या शहर की, यदि सेहत की बात करें तो जब डॉक्टर कहते हैं कि आपका सब कुछ ठीक है तो बहुत खुशी होती है ना। लेकिन जब किसी तरह की कोई बीमारी होती है जिसके इलाज में ज़मीन जायदाद सब कुछ बिक जाती है, तब सोचिए कितना दर्द होता है। इसी तरह कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिनके लक्षणों के बारे में ही नहीं पता चलता है, और जब पता चलता है तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। गुर्दा यानी किडनी हमारे शरीर में ऐसा ही एक अंग है जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। बता दें कि किडनी में ज़रा सी भी खराबी आई नहीं कि हमारा जीवन एकदम से बदल जाता है। यदि बात करें आंकड़ों की तो भारत में 10 में से 1 को किडनी डैमेज की कोई ना कोई समस्या ज़रूर हो जाती है, फिर चाहे किसी को किसी भी तरह की क्यों ना हो। इसके अलावा 9% लोग ऐसे रिस्क में आते हैं जिन्हें किडनी डिजीज़ होने का खतरा रहता है। बता दें कि अगर किसी व्यक्ति को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और इसके अलावा उसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक की भी आशंका बनी रहती है। इसीलिए आज हम बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे किडनी यानी गुर्दे में कैसे बीमारी से उसे बचाया जाए, कैसे उसे स्वस्थ रखा जाए। साथ ही ये भी समझेंगे कि किडनी की खराबी में पंचकर्म के अलावा आयुर्वेद की क्या भूमिका है। यदि आप भी गुर्दे की समस्या से परेशान हैं, पथरी या बहुमूत्र की कोई समस्या है, समाधान चाहते हैं, तो आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आज के विषय पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं। आज का हमारा विषय है क्रोनिक डिजीज। किडनी डिजीज के बारे में बात करें, इसके लक्षण और निदान पर हम डालेंगे नजर। हमारे टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें जिन पर हमें आप कॉल कर सकते हैं 1800-113060। दूसरा नंबर भी नोट करें 1800-113060, टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। और देश के 2 बड़े विशेषज्ञ जो आपके साथ 1 घंटे तक रहेंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। आप हैं डॉक्टर सौरभ शर्मा। डॉक्टर सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। और आप वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल में नेफ्रोलॉजी विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं, जिनसे हम क्रॉनिक डिजीज़ और डायलिसिस के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। और हमारे दूसरे मेहमान हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं वो विशेषज्ञ हैं, आयुर्वेद विज्ञान से संबंधित हैं। आप डॉक्टर विनोद कुमार यादव जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और आप आयुष मंत्रालय में चीफ मेडिकल ऑफिसर भी हैं, जिनसे हम समझेंगे कि क्रॉनिक किडनी की जो रोग होते हैं उसे क्या हम आयुर्वेद की मदद से ठीक कर सकते हैं, क्या इन बीमारियों में आयुर्वेद का भी असर होता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और बातचीत की शुरुआत करें। आपके हम सवाल लें उससे पहले किडनी की बीमारी से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट देखते हैं। कहते हैं स्वस्थ शरीर और निरोग रहना भला किसे नहीं अच्छा लगता। बात शरीर के बाहरी स्वच्छता की नहीं, बल्कि शरीर के अंदर की स्वच्छता की है। आपके किडनी की यानी गुर्दे की है। इंसान के शरीर में न जाने कितने पुर्जे हैं। इन अनेक पुर्जों में एक पुर्जा है किडनी, जो न केवल हमारे खून को फिल्टर करती है यानी खून में मौजूद विकारों को छान कर साफ करती है, बल्कि हार्मोन बनाती है, जरूरी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, पेशाब बनाती है, और तो और जहरीले तत्वों को शरीर से बाहर निकालने के साथ शरीर में किसी भी चीज के कम या ज्यादा होने पर उसे संभालती भी है। लेकिन विलासितापूर्ण जीवन शैली, शारीरिक श्रम की कमी और असंयमित खान पान के अलावा इस बीमारी का सबसे बड़ा दुश्मन है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। गौरतलब है कि मोटापा और 50 वर्ष से अधिक उम्र में दर्द निवारक दवाओं का अधिक इस्तेमाल और हाइपरटेंशन भी किडनी डिजीज के खतरे को बढ़ा सकता है। जहां हाई ब्लड प्रेशर किडनी के फेल होने का दूसरा
सबसे आम कारण है। वहीं करीब 30% मामलों में किडनी के फेल होने का मुख्य कारण डायबिटीज होता है। बता दें, किडनी बहुत ही खामोशी से काम करती है। इसके नुकसान का पता तब चलता है जब लोगों का गुर्दा 80% तक खराब हो चुका होता है। दुनिया भर में साइलेंट किलर बन चुकी इस बीमारी का चौंका देने वाला सच यह भी है कि भारत में ही 10 में से एक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में क्रॉनिक किडनी डिजीज होने की आशंका रहती है। देखिए इसे, सेम की तरह दिखने वाला किडनी यानी वृक्क यानी गुर्दा, यह शरीर में उदर गुहा में रेट्रोपेरिटोनियम नामक खाली स्थान में होता है। इनमें से एक गुर्दा मेरुदंड के दोनों तरफ और दायां गुर्दा मध्य पट के ठीक नीचे यानी प्लीहा के पीछे होता है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है और इसका वजन लगभग 150 से 170 ग्राम तक होता है। बता दें, जब हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिक्स का शरीर में जमाव बढ़ता जाता है और इससे शरीर को नुकसान पहुंचने लगता है। इसी तरह अधिक मात्रा में नमक का सेवन भी किडनियों को खराब कर सकता है। एक शोध में पता चला है कि दिन में 2 या 3 से अधिक मीठे ड्रिंक्स लेने से पेशाब में प्रोटीन जाने की संभावना बढ़ जाती है, जो किडनियों की सेहत के लिए बुरा संकेत है। इसी तरह लंबी अवधि से हो रही नींद की गिरावट कई प्रकार के रोगों को तो जन्म देती ही है, किडनी से जुड़े रोग भी हो सकते हैं। बता दें, जब हमारी किडनी ठीक से काम नहीं करती तब इस मशीन की सहायता से मरीज के खून को साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया में 250 से 300 मिलीलीटर रक्त को बाहर निकाला जाता है और फिर साफ खून वापस शरीर में डाल दिया जाता है, कुछ इस तरह। हालांकि एक किडनी के सहारे भी जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन क्रॉनिक किडनी फेल्योर की स्थिति में किडनियां पूरी तरह खराब हो जाती है। तब किडनी प्रत्यारोपण या फिर सारी उम्र डायलिसिस करानी पड़ती है। बहरहाल आवश्यकता है आपके एक्टिव रहने की और जरूरी है इस अभिन्न अंग के सुरक्षा की, किडनी को पहचानने की, बीपी और शुगर की निरंतर जांच करवाने की, क्योंकि यदि स्वस्थ किडनी है तो एक सेहतमंद जिंदगी है और जिंदगी ही स्वस्थता की पहचान है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो भी आपने देखी किडनी पर एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। एक्टिव और जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़िंदगी सही चले इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्वस्थ रहें और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और डॉक्टर सौरभ, सबसे पहले हम क्रोनिक किडनी रोग के बारे में हम समझते हैं, जिसके बारे में हमने रिपोर्ट में कई बार जिक्र किया। ये क्या होता है, कैसे इसे समझे और किडनी फेलियर के मुख्य कारण क्या है? पहले हम जो पहला मेरा सवाल है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है डॉक्टर सौरभ। जैसा आप अभी वीडियो में दिखाया गया था कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ की क्या क्या लक्षण हैं, कुछ एक मोटा आपको बताया गया। तो क्रोनिक किडनी डिजीज़ अगर हम देखें तो नाम में ही बताया गया है कि क्या बीमारी है। क्रोनिक मतलब लंबे समय तक रहना, किडनी डिजीज़ मतलब गुर्दे की या किडनी की समस्या होना। अगर एक लंबे समय तक कोई गुर्दे की समस्या रहती है, जिसका हम कहेंगे कि 3 महीने से ज़्यादा, जिसके बारे में कहा जाता है, लिटरेचर में लिखा जाता है, तो उसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहा जाता है। तो इसके कई कारण होते हैं। तो अगर कोई कारण लंबे समय तक रहेगा तो वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ कर देगा। तो जो मुख्य कारण मैं अगर भारत में बोलूं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कारण है वो है शुगर और बीपी का होना जी। और हमारे जो मतलब शुगर और बीपी के पेशेंट होते हैं, ज़्यादातर देखा जाता है कि दवाई बीच में छोड़ देना, रेगुलर चेकअप ना कराना और रेगुलर ब्लड प्रेशर शुगर की जाँच ना कराना और रेगुलर फॉलोअप नहीं करना डॉक्टर का, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। और ऐसे में अगर कंट्रोल नहीं रहेगा बीपी शुगर का तो लंबे समय तक रहने पे वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ का रूप ले लेती है। इसके अलावा मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जहाँ भी किसान भाई रहते हैं वहाँ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मतलब पेस्टिसाइड का तो सब जगह इस्तेमाल होता ही है, बिल्कुल। और पेस्टिसाइड जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लिए। मतलब अगर आपने पूरी सावधानी नहीं बरती तो वो आपके सांस से, पानी के माध्यम से किसी न किसी तरीके से आपके शरीर में आ जाते हैं जी। जैसे मतलब इवन चमड़ी से भी वो
एब्जॉर्ब हो जाता है और जाके शरीर में, रक्त में घुल जाता है। इसके अलावा मैं सभी किसान भाइयों को ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर वो जहाँ रहते हैं, अगर वो वहाँ पे कुएं का इस्तेमाल करते हैं, कुएं का पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो और अगर वहाँ पे किडनी के मरीज मिल रहे हैं उस एरिया में, आसपास के गाँवों में, उस गाँव में, तो ये जरूर देख लें, ये जरूर जांच करवा लें वहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर जो एग्रीकल्चरल विभाग है उनसे, कि पानी के अंदर हैवी मेटल्स का ज़्यादा तो उसमें तत्व नहीं रह गया है, जिसमें आते हैं लेड, कैडमियम, मरकरी, आर्सेनिक, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण एक बड़ी बीमारी जो कि हमारे साउथ एशिया में आ रही है, जिसको कहते हैं क्रोनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस ऑफ एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, जो कि किसान भाइयों में ही मिलती है। जी, और सर एक चीज़ हमने और भी देखी है कि हालांकि हम अपने दर्शकों को, किसानों को जागरूक करते रहते हैं कि जब आप इन रसायनों का इस्तेमाल करें तो पूरी सावधानी बरतें। इसके अलावा उनके कंटेनर्स का भी वो इस्तेमाल करते हैं पानी भरने में, कई बार उनकी बोरियों का इस्तेमाल करते हैं अनाज को ढोने में, ये भी एक काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है उनके लिए। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि जो किसान भाई हैं, जब हम बात करेंगे गुर्दे की बीमारी की, तो देखा जाता है कि लगातार काम करना, पानी का सेवन नहीं करना, और जब पसीना बहाते हैं तो उतना पानी नहीं पी पाना, और जब पानी पीने की बारी आती है तो ये देखा जाता है कि जो गन्ने के किसान हैं, जो गन्ने की पैदावार करते हैं, वहाँ गन्ने का जूस पी लेते हैं साथ में। ये भी देखा गया है कि ऐसे में अगर पानी का यूज़ नहीं करेंगे रेगुलर, तो उसमें भी देखा गया है कि किडनी की बीमारी ज़्यादा एक गंभीर रूप ले लेती है। जी, यानी पानी का उचित सेवन करना या सही मात्रा में सेवन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ डॉक्टर सौरभ कि एक मान लीजिए एक वज़न हम मान के चलते हैं कि 60 किलो का एक व्यक्ति है, 60-70 किलो का व्यक्ति, उसे रोज़ाना कितना पानी कम से कम पीना चाहिए, कितने लीटर? ये अच्छा सवाल आपने पूछा। अगर हम वज़न की बात करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कितना पेशाब आ रहा है। तो किसी भी पुरुष या महिला को 2 लीटर कम से कम पेशाब आना चाहिए। अगर 2 लीटर से कम पेशाब आ रहा है, इसका मतलब है कि वो उतना उचित मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं। तो पेशाब के हिसाब से पानी का सेवन जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो पानी है वो हम कहेंगे कि एक पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। और किसान भाई जब इस कड़ी धूप में काम करते हैं तो 1-1 लीटर तक पानी, 1 लीटर से ज़्यादा पानी वो बहा देते हैं, पसीने में बहा देते हैं। तो पेशाब आना जरूरी है। अगर पेशाब 2 लीटर से कम आता है पूरे 24 घंटे में, तो ये माना जाए कि वो पानी का सेवन उचित मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। तो देखिए, ये बहुत छोटी छोटी माइन्यूट सी बातें हैं, लेकिन आपकी सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी किडनी को दुरुस्त रखना चाहते हैं, सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो पानी का भरपूर सेवन करें, भरपूर पानी को आप दिन भर में पिएं। और जैसा कि डॉक्टर सौरभ ने बताया कि कैसे आप समझें कि आप पानी उचित मात्रा में ले रहे हैं नहीं। एक दर्शक है, विपिन है, जिन्होंने हमें सागर मध्य प्रदेश से कॉल किया है। आइए बात करते हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या सवाल है? जी मैम, नमस्ते, गुड इवनिंग। नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरे 2 सवाल है मैम। जी बताएं। विपिन जी, आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है, आप फिर से अपना सवाल दोहराइए। जी, मेरा सवाल ये था मैम कि कोई भी बीमारी की अगर लंबे समय तक दवाइयाँ चलती हैं तो विपिन जी, आपका पूरा सवाल हम नहीं समझ पाए, लेकिन जितना हमने आपका सवाल समझा उससे हम यही समझ रहे हैं कि आपका सवाल ये है कि क्या लंबे समय तक जो हम दवाएं खाते हैं उसका हमारे किडनी पर किसी तरह का प्रभाव पड़ता है? मैं ठीक है, तो हमने आपका सवाल सही समझा। डॉक्टर सौरभ, क्या बताएं? अगर पथरी होती है तो पथरी का क्या इलाज हो? हाँ जी, मतलब अगर बार बार पथरी होती है तो इसकी वजह क्या है? ठीक है। डॉक्टर सौरभ, क्या बताना चाहेंगे? विपिन जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो सबसे पहले मैं पथरी पे आ जाता हूँ। तो जैसा अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया कि जब पथरी तभी बनती है, किसान भाइयों में पथरी ज़्यादा बनती है, उसका कारण है पानी कम पीना। जब पानी कम पीते हैं तो पथरी का जो तत्व है वो बहुत कंसनट्रेट हो जाता है और ये पथरी का रूप ले लेता है। इसलिए पानी पीना, लगातार पानी पीते रहना, 24 घंटे में कम से कम इतना पानी पीना कि 2 लीटर तक पेशाब आ जाए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो दूसरा सवाल आपने किया कि क्या लंबे समय तक दवाइयाँ लेना वो ख़तरनाक हो सकता है गुर्दे के लिए या किडनी के लिए? हाँ, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आप दवाई किस चीज़ की ले रहे हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है जी। अगर आप बीपी शुगर की दवाई ले रहे हैं तो लंबे समय तक दवाई लेना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपने दवाई बीच में छोड़ दी तो वो बीपी और शुगर जो है वो उसका लेवल बहुत बढ़ जाएगा और वो गुर्दे को ही नुकसान कर देगी, ज़्यादा डैमेज होगा जी। तो दवाई कैसी ले रहे हैं? अगर दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसा कि वीडियो में दर्शाया गया था कि दर्द की दवाइयाँ लंबे समय तक लेना
50 साल से ऊपर उम्र के लोग जो हैं दर्द की दवाइयाँ लेते हैं। किसान भाई जब बहुत कमर तोड़ मेहनत करते हैं तो दर्द की दवाई कई बार ले लेते हैं। तो कभी कभी लेना, महीने में 1-2 बार ले ली, हफ्ते में 1 बार ले ली, तो वो इतना नुकसान नहीं करती। पर लगातार अगर उसका सेवन किया जाए, सुबह शाम उसका सेवन किया जाए, तो दर्द की दवाइयाँ और कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो गुर्दे को नुकसान पहुँचाती हैं। तो दवाई लेना तो चलो एक बात है, पर उसके बारे में पहले विमर्श कर लेना अपने डॉक्टर से, वो बहुत ज़रूरी होता है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब बिना डॉक्टर की सलाह के आप ऐसे दवाइयाँ ना गटके, ये आपकी किडनी की सेहत के लिए ख़राब हो सकती हैं। और जैसा कि डॉक्टर सौरभ बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो पेन किलर्स हैं वो ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो उससे आपकी किडनियों को नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें कि अगर ऐसी समस्या है जहाँ पर आपको पेन किलर लेना ही है तो कौन सी ले और कितनी मात्रा में लें। अब मैं डॉक्टर विनोद आपके पास आना चाहूँगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो किडनी की समस्या है, अभी हमने शुरुआत में भी बताया कि कितनी ज़्यादा ये बढ़ती जा रही है और हमारे देश में चाहे गांव शहर दोनों तरफ ये समस्या देखने को मिल रही है। ये आंकड़े किस ओर इशारा करते हैं? क्या ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है या फिर अगर किसी को हो गया किसी परिवार में तो वो चलता ही रहता है, यानी एक फैमिली हिस्ट्री भी इसमें कहीं ना कहीं मैटर करती है? किस तरीके से आप देखते हैं तमाम फैक्टर्स को? देखिए, जो किडनी की बीमारी अधिक बढ़ रही है इस समय हमारे समाज में, उसका सबसे कारण ये है कि हमारे जीवन शैली और परिवेश में बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। सबसे बड़ा तो परिवर्तन आ गया है प्रकृति में प्रदूषण के कारण। अब वो प्रदूषण चाहे एग्रीकल्चर में हो, खाने पीने में हो, खान पान भी हमारा बहुत ज़्यादा दूषित है। अब हमें ये महत्वपूर्ण समझने वाली बात है कि किडनी हमारा एक फिल्ट्रेशन प्लांट है, यानी हमारे शरीर में जो कुछ भी टॉक्सिन्स पैदा होता है जो जल के द्वारा यानी जलीय तत्व के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, वो किडनी के द्वारा ही मैक्सिमम मात्रा में निकलता है 24 घंटे के दौरान। तो जब किडनी उस अधिक विषाक्त द्रव्य को निकालने में अक्षम होने लगती है धीरे धीरे किसी भी कारण से, कई बार ये बीमारियों के कारण होता है, कई बार ये अचानक कोई ऐसे अभिघात, एक्सीडेंट्स या किसी कारण की वजह से बहुत ज़्यादा व्यायाम करने से, शारीरिक श्रम करने से हो जाता है, कभी किसी दूषित या विषाक्त खान पान के कारण भी, या उसे औषध के रूप में भी किसी ऐसी औषधियों का सेवन करते हैं जो काफ़ी स्ट्रांग होती है और हमारे शरीर उसको फिल्टर नहीं कर पाता है। ये सब कारण मिलके हमारी किडनी को दो तरीके से असर करते हैं। कभी तो ये एक्यूट किडनी फेलियर या एक्यूट किडनी डिजीज के रूप में आती है, और जब ये प्रक्रिया धीरे धीरे, जैसे कि डायबिटीज या मधुमेह में बताया गया, या हाई बीपी के कारण, इन दोनों कारण, या हार्ट की डिजीजेस के कारण, लिवर की डिजीजेस के कारण, और किन्हीं कारणों से जिसमें कि किडनी ही फिल्ट्रेशन करती है उन सब टॉक्सिन्स का, वहाँ ये धीरे धीरे क्रोनिक डिजीज के रूप में किडनी की प्रॉब्लम्स को उत्पन्न करता है। तो इसलिए किडनी हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट है, और इसे हमें अपने आहार विहार, खाना इस तरह का हो जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स को पैदा ना करे। जैसे बहुत ज़्यादा प्रोटीन तत्वों को, पानी कम पीना, वो प्रोटीन तत्व धीरे धीरे फिल्टर नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसमें लॉन्ग टर्म में जब फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है तो नेफ्रॉन्स के द्वारा हमारे प्रोटीन भी लीक होता है और प्रोटीन यूरिया की तकलीफ आती है। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना है जो हमारे खाने पीने में हमारे शरीर को नुकसान करती हैं, और हमें स्वास्थ्य के नियमों का, जिसमें कि प्रॉपर व्यायाम करना है, योग करना है, और अधिक से अधिक जितना आपका शरीर कह रहा है आपको पानी पीने के लिए, उतना पानी का उपयोग करना है। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका शरीर आपको संकेत नहीं देता है, आप अपने शरीर के सुनिए, आपको ज़रूर पता चलेगा कि कहाँ क्या गड़बड़ है। और नियमित व्यायाम, जैसा कि सर ने बताया, आप अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव रखें, अपने आहार पर बहुत ध्यान रखें। जो हम फास्ट फूड या फिर ज़्यादा सॉल्ट या ज़्यादा शुगरी फूड लेते हैं उसका भी बहुत विपरीत असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, जैसा कि सर बता रहे हैं हमें। और एक कॉलर है नंद स्वरूप मिश्रा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमें फ़ोन लगाया है। आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। जी नंद स्वरूप जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताएं क्या प्रश्न है? मैं जानना ये तो हमारे साथ एक नंद स्वरूप जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है स्पष्ट रूप से, मैं आपको सुन नहीं पा रहे हैं। सर कुछ समझ पा रहे हैं? ये स्पीकर की वजह से, स्पीकर ऑन कर रखा है इन्होंने।
एक बार फिर से नंद स्वरूप जी अपना सवाल दोहराइए और थोड़ा ऐसी जगह पे रहें जहां से हम आपको ठीक से सुन पाए। स्पीकर में नंद स्वरूप जी, मैं जानना ये चाहता हूँ कि बचने में से वो निर्जला करके पानी में हम के लिए तना बनाएगा तो मुझे ये कुछ समझ आया, निर्जला जो लोग व्रत रखते हैं क्या उससे फर्क हाँ। लगता है उससे? देखिए इसमें एक सबसे और शायद दूसरा सवाल था उम्र के साथ किडनी पर प्रभाव, जहाँ तक ये समझ आया मुझे। देखिए एजिंग के साथ जो हमारे शरीर की आयुर्वेद में डेफिनेशन है वो देखिए कितनी सुंदर लिखी हुई है, शरीरते हिनस्तीति आत्मानम शरीरनम, जो हर क्षण नष्ट हो रहा है वह शरीर है। तो शरीर एजिंग के साथ अपने फंक्शंस को थोड़ा कम करता है, उतनी परफॉर्मेंस नहीं रह जाती जितनी यंग एज में होती है। तो एज के साथ साथ हमें अपनी लाइफस्टाइल, खान पान, हर चीज पे ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा शरीर प्रॉपर खाने को पचा सके और शरीर में उत्पन्न मेटाबॉलिज्म बाई प्रोडक्ट जो एक्सक्रीट होता है वो प्रॉपर तरीके से शरीर बाहर उसको निकाल सके। यदि नहीं निकाल पाएगा तो धीरे धीरे किडनी और अन्य अंगों पर इसका असर पड़ता है। साथ साथ किडनी के साथ साथ जब अन्य अंग भी प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं तो ये मिलजुल के एक तरीके का अल्टीमेट जो लोड आता है वो किडनी पे ही आता है। तो उस चीज का ध्यान हमको रखना चाहिए इसमें। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे, मेरे ख्याल से इनका दूसरा सवाल यही था कि जो फास्ट रखते हैं, जो पानी नहीं पीते हैं लंबे लंबे समय तक, तो क्या वो ठीक है किडनी की सेहत के लिए? देखिए अगर लंबे समय तक पानी नहीं पी रहे हैं तो किडनी पे तो उसका असर रहेगा, पर ऐसा व्रत अगर महीने में एक बार रख रहे हैं तो वो आप अपने रिलीजन के हिसाब से रख सकते हैं, बट ऐसा व्रत लंबे समय तक रखना, महीने महीने ऐसा व्रत रखना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। किडनी को उसमें एक गंभीर समस्या ऐसे में आ सकती है। जी जी बिल्कुल। तो इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपकी कॉल्स लेने का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ ईमेल सवाल भी हम तक पहुँचे हैं, उन्हें भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे और आगे हम बात करेंगे कि वो कौन सी स्थितियाँ होती हैं जब किडनी बिल्कुल फेल हो जाती है। ये भी समझना बहुत आवश्यक है ताकि आप जागरूक रहें। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम गुर्दों की बात कर रहे हैं, यानी आपकी किडनी कैसे स्वस्थ रहे, और अगर शरीर का फिल्टर ही खराब हो गया तो आप समझ सकते हैं कि बाकी के अंगों पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके कोई सवाल है, इस विषय के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई समस्या है, तो सीधे हमारे एक्सपर्ट से आप जानें। आप हमें कॉल करें टोल फ्री नंबर पर, और ऐसे ही कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, शिव कुमार जी हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर। शिव कुमार जी बताइए क्या समस्या है? नमस्कार मैडम। नमस्कार 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 शिव कुमार जी, सवाल। जी मेरी उम्र 70 वर्ष मैडम। जी सर। आज 22 साल से डायबिटीज है, मेरी आंखों के नीचे सूजन रहती है और रात में 5-7 लीटर पेशाब करता है और वजन तेजी से कम होता है मेरा। तो ये कोई किडनी की समस्या तो नहीं है? आंखों के नीचे सूजन रहना, 5-7 रात अब जाना, वजन होना। नहीं ये पूछ ले, डायबिटीज भी है आपको क्या? हाँ है, इनको बताइए। डायबिटीज 22 वर्ष से है मुझे, 22 वर्ष से डायबिटीज और बीपी की शिकायत है। ठीक है सर, कुछ और पूछना चाहते हैं डॉक्टर विनोद? आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? ठीक है। हाँ? इन्फ्लुएंस स्ट्रोक तो क्या वजह हो सकती है? जैसे बता रहे हैं कि रात को उनको कई बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है।
और आंखों के नीचे पफिनेस है, तो ये क्या किडनी की वजह से है, क्या समस्या उसकी? हाँ, संभावना ऐसा है, देखिए मधुमेह, डायबिटीज और बीपी दोनों रोग में किडनी का इन्वॉल्वमेंट धीरे धीरे जब लंबे समय तक डायबिटीज रहती है तो हो जाता है। अब जो आंखों के नीचे जो स्वेलिंग आती है उसमें भी ये एक इंडिकेशन आता है, या पाँव के उसमें पीडल एडिमा जिसे कहते हैं, पाँव में सूजन रहती है, उसमें भी ये संभावना रहती है किडनी पे है। तो ये जहाँ भी चिकित्सा करा रहे हैं अपने डॉक्टर को बताएं और उनसे सही तरीके से जांच करवाएं, इन्वेस्टिगेशन करवाएं, ताकि पता लगाया जा सके इनका क्रेटिनिन तो नहीं बढ़ रहा है, उससे भी हम किडनी की फंक्शनिंग के बारे में जान सकते हैं। और इसके अलावा इनको अपना बीपी और डायबिटीज इनका कैसा चल रहा है, अगर पुअर मैनेजमेंट है, सही से उसका कंट्रोल नहीं है, तो भी इनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे, ये बहुत ही स्लो प्रोग्रेसिव तरह की तकलीफ है जो हमें धीरे धीरे पता नहीं चलती है। इसमें अक्सर जब मधुमेह बढ़ता है तो रात में ही ज्यादातर हमको यूरिन लगता है बार बार, जिससे नींद डिस्टर्ब होती है और यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। तो इसमें अपने डॉक्टर को दिखाएं। और आयुर्वेद में जहाँ तक है औषधियाँ, कुछ चीज़ें जो मधुमेह में है वो बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो उसमें प्रयोग की जा सकती हैं। जैसे सर? जैसे इसमें एक प्रयोग बहुत ही सफल है और आप आसानी से कर सकते हैं अपने घर में, शिलाजीत का प्रयोग है। शिलाजीत एक्चुअली मल्टीपल तरीके से काम करती है, ये आपके मधुमेह को भी ठीक करती है। इसके अलावा जो किडनी में नेफ्रॉन्स या किडनी में सिचुएशन खराब होती है उसकी रिपेयरिंग भी करती है। तो सर इसे कैसे लेना चाहिए शिलाजीत? इसे आप दो तरीके से, कुछ हमारे यहाँ क्वाथ होते हैं जो सीधे किडनी और डायबिटीज पे काम करते हैं। इनमें जैसे पुनर्नवाष्टक क्वाथ है, तृण पंचमूल क्वाथ है, और ये सब क्वाथ चीजें, क्या होता है सर? क्वाथ मीन्स एक तरीके के जड़ी बूटियां होती हैं, उन्हें हम पानी में डाल के उबाल लेते हैं। उबालने के बाद जो जैसे चाय बनाते हैं इसी तरह की इनके डिकॉक्शंस बनाते हैं, मतलब एक क्वाथ जैसे बनाते काढ़ा हैं, जैसे। काढ़ा टाइप का बनाते हैं। और उन काढ़ों में इस शिलाजीत को हम खाली पेट, एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में लेते हैं। तो ये क्या करते हैं कि ये हमारे किडनी की हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं और हमारी उसकी रिपेयरिंग भी करते हैं। जी। क्योंकि आयुर्वेद में जिस तरह की, जैसे कि अभी पीछे पूछा कि अश्मरी यानी पथरी हो जाती है रेगुलर, इससे भी किडनी की काफी डैमेज होता है। उसमें भी पथरी को तोड़कर निकालने में भी आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाइयां हैं जो आसानी से पथरी का चूरा बना के वो मूत्र मार्ग से निकल जाती हैं। जी। तो ऐसी कई औषधियां हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है कि कई बार कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन आपकी ओल्ड एज में जाके ब्लैडर टोनिसिटी में कमी आती है, जिसकी वजह से आपको पेशाब पूरा नहीं निकाल पाते हैं। इसके साथ साथ प्रोस्टेट की भी समस्या हो जाती है। ये सब भी इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ भी आप शिलाजीत का उपयोग एज अ रसायन कर सकते हैं जो आपको आगे चल के धीरे धीरे इसमें काफी लाभ देता है। जी। अब चलिए, अब डॉक्टर साहब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब जैसे सर ने बताया कि इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, आपको पता भी नहीं चलेगा धीरे धीरे कैसे डैमेज आपकी किडनी को हो रहा है, तो कितने समय बाद किडनी क्षतिग्रस्त हो सकती है, क्या ये हम जान सकते हैं, या फिर किसी को अचानक ही हो सकता है? और ये कैसे पता चले कि जो स्टेज आई है ये गंभीर है, यानी ये क्रॉनिक स्टेज अवस्था आ चुकी है? जी, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। तो क्या होता है कि किसी भी किडनी प्रॉब्लम में दो तरह की से हो सकती है किडनी प्रॉब्लम, एक कहते हैं एक्यूट और एक कहते हैं क्रोनिक। जी। तो जो एक्यूट किडनी इंजरी जिसे कहा जाता है, उसके अंदर जो समस्या होती है वो इस तरीके से होती है कि रिवर्सिबल होती है, परिवर्तनीय होती है, और उसको फिर से ठीक किया जा सकता है। कई ऐसी दवाइयाँ होती हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिसके अंदर की किडनी पे एक असर पड़ता है, और जब वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, उस दवाइयों का प्रयोग कम कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो वो जो बीमारी है वो फिर से ठीक होने की संभावना रहती है। तो ऐसे में उसको एक्यूट किडनी इंजरी कहा जाता है। पर अगर वो समस्या लंबे समय तक रहे और बार बार होती रहे तो वो एक क्रोनिक रूप ले सकती है, जिसमें वो क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाती है। और एक कट ऑफ जो है हमारे एलोपैथी में कहा गया है कि 3 महीने से ज़्यादा अगर ये रहती है तो उसे क्रोनिक बीमारी होने का एक बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो ऐसे में यही है कि हम जब भी बीपी शुगर के मरीज और ऐसे जो मरीज हैं जिनके अंदर किडनी बीमारी होने की समस्या होने का एक लक्षण मिल रहा है, तो उनको बार बार टेस्ट करवाने चाहिए। 3 महीने में टेस्ट करवाते रहें, साल में कम से कम एक बार तो टेस्ट करवाएं क्रिएटिनिन और पेशाब में प्रोटीन का, जिससे कि ये पता लग पाए कि उनकी किडनी की बीमारी कहाँ पहुंच गई है, क्या वो शुरुआत है या वो एक क्रोनिक रूप ले चुकी है।
और जैसा कि पिछले कॉलर ने पूछा था कि क्या उन्हें किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो किडनी की प्रॉब्लम में जब सबसे पहली जो समस्या आती है, सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो यही होता है कि रात को बार बार पेशाब जाना, जिसे नोक्चूरिया कहते हैं। क्योंकि जो किडनी है वो अपने पेशाब को एक तरह से कंसंट्रेट नहीं कर पाती, जिस कारण से रात को पेशाब वो रोक नहीं पाते और बार बार जाना पड़ता है। तो मतलब वो फिल्ट्रेशन भी वीक पड़ जाता है सर उस समय? जी, फिल्ट्रेशन वीक पड़ना और कंसंट्रेट नहीं कर पाना, क्योंकि जो किडनी है उसमें एक तो कुछ छलनी का रूप होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और कुछ नलकियां होती है जिन्हें ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो छलनी का काम होता है कि खून को से पेशाब बनाना और ऐसे तत्व पेशाब में ना जाएं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि प्रोटीन को रोक के रखना। जो ये नलकियां हैं उनका काम है कि पेशाब को कंसंट्रेट करना, क्योंकि अगर वो कंसंट्रेट नहीं करेंगी तो एक दिन में 10-10, 20-20 लीटर भी पेशाब आ सकता है। तो उन्हें कंसंट्रेट करने के लिए ये ट्यूब्यूल्स या नलकियों का काम होता है। और अगर ये अपनी समस्या किडनी की आ रही है तो सबसे पहले नोक्चूरिया होना, मतलब रात को बार बार पेशाब जाना, वो हो सकता है। तो रात को पेशाब जाना अगर शुगर के मरीज को है तो वो ये देख लें कि किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, और दूसरी बात कि शुगर कंट्रोल तो नहीं है, कहीं शुगर भी बढ़ जाए तो भी ऐसा एक होना एक पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है सर। महेंद्र कुमार है एक दर्शक जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें फ़ोन किया है। आइए महेंद्र जी का भी सवाल ले लेते हैं। महेंद्र जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। हेलो। हाँ मैडम। हाँ हेलो। नमस्कार। नमस्कार मैडम। बताइए क्या प्रश्न है। नहीं, जो रात के वक्त बार बार पेशाब आता है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। अच्छा, कितनी उम्र है सर आपकी? 40 वर्ष। 40 साल है। डॉक्टर विनोद कुछ पूछना चाहिए? देखिए, हाँ, रात में कई बार, मैं आपको इसमें बता दूं, कई बार तो हमें बीमारी के कारण ये होता है, लेकिन कई बार क्या वेदर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अचानक बारिश हो जाए, ठंड हो जाए, तो भी चूंकि पसीने से पानी नहीं निकलता है तो किडनी उसका फिल्ट्रेशन यूरिन के थ्रू करती है। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है थोड़ा दूध पीने की रात में, तो जो लोग रात में दूध पीते हैं उनमें भी मैंने पेशेंट्स में प्रवृत्ति देखी है कि उन्हें कई बार उठ के पेशाब नेचुरली जाना पड़ता है। रोक रही हूँ, रात को दूध पीना, या फिर कई लोग रात को कॉफी, चाय या फिर पानी भी पीकर सोते हैं, तो क्या ये ठीक है? नहीं, ये देखिए ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि जितने डायरेटिक्स हैं, चाहे चाय हो, ये सब किडनी की फिल्ट्रेशन उसको बढ़ाते हैं, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जिससे ज्यादा मूत्र बनेगा और वो फिल्टर करेगी। तो जाहिर सी बात है रात्रि के समय आपको इस तरह के पेय पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इन सब का संबंध पाचन से है। यदि आपका प्रॉपर पाचन हो रहा है तो है। एक और कंडीशन होती है जहां कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी आपको विबंध है, कब्ज है, पेट आपका सही से साफ नहीं हो रहा है, तो भी कई बार आपको पेशाब बार बार ज्यादा आएगा। इन स्थितियों को ध्यान में रखें। आपका पेट अच्छे से साफ होगा तो बहुत सारा शरीर का दूषित जल मल के साथ भी निकल जाता है, तो किडनी को एक रिलैक्सेशन मिलता है, उतना लोड नहीं पड़ता है। ये हेल्दी कंडीशंस में भी हमारे को हो सकता है, इसीलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी, एक हमारे दर्शक है जिन्होंने ईमेल किया है, ऋषि हैं दिल्ली से, और इनका कहना है कि इन्हें किडनी की समस्या है, बार बार पेशाब आता है। तो सेम ही सवाल है सर? हाँ, बिल्कुल सेम सवाल है। तो ये जो तमाम बातें की बताई हैं, मेरे ख्याल से ऋषि को भी उनका जवाब मिल गया होगा। अब विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम किडनी की हेल्थ की बात कर रहे हैं, आपने बताया कि किस तरह की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं, लेकिन जब हम किडनी फेलियर की बात करते हैं जी, तो वो कौन सी कंडीशंस होती हैं, किस तरह की सिचुएशंस होती हैं जिसमें किडनी फेलियर की स्थिति तक हालात पहुंच जाते हैं? देखिए, जहाँ तक किडनी फेलियर का है, इतना मजबूत यंत्र है, आसानी से फेल होता नहीं है। लेकिन जब हम लगातार गलतियाँ करते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है, किडनी की हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, तो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव रूप में ये फेलियर की तरफ बढ़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने कई लक्षण प्रकट करता है। देखिए, आयुर्वेद में दो बातें हैं, एक मूत्रकृच्छ और दूसरी है मूत्राघात। यानी कि जब बार बार रुक रुक के, बूंद बूंद या डिस्टरबेंस के साथ आपको मूत्र त्याग होने लगे, तो आप समझ जाइए कि धीरे धीरे कुछ समस्या है। आप अपने डॉक्टर से इन्वेस्टिगेशन कराइए, उनसे कंसल्ट करिए। उसमें इन्वेस्टिगेशन में आपके वाइटल्स आ जाते हैं, जैसे क्रिएटिनिन का धीरे धीरे बढ़ना, यूरिया का बढ़ना,
यूरिक एसिड का बढ़ना, ये कुछ ऐसे वाइटल्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि इनका वैल्यूज क्या है और कितने लेवल पे लंबे समय से कितना रह रहे हैं। अगर बहुत हाई क्रेटिनिन लगातार आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री में ये किडनी डिजीज जा रही है और ये प्रॉब्लम आगे चल के बहुत ज़्यादा होनी है। तो हमको उस समय चिकित्सा की ओर ध्यान देना चाहिए। आयुर्वेद में हम लोग पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा और तमाम ऐसी औषधियां हैं जिनका प्रयोग करके इस समस्या को काफ़ी कम कर सकते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि जो चीज़ धीरे धीरे खराब होती है उसका ठीक होना भी उतना ही मुश्किल होता है। जी जी जी। क्योंकि देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक्यूट किडनीज कई बार रिवर्सिबल हो जाती हैं, हम उनको ठीक कर लेते हैं। जहाँ हाई बीपी के कारण अचानक आपको किडनी की प्रॉब्लम आती है, यंग लोगों में आती है बिल्कुल, तो वहां पर हम कभी पता ही नहीं चलता कि हमारा बीपी किस लिए बढ़ रहा है। सर, एक चीज हमने ये भी देखी, जैसे आपने बताया कि रुक रुक कर पेशाब आना, कई बार हम देखते हैं कि इस तरह की भी कंप्लेंट्स आती है कि यूरिन पास करने में जलन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कम पानी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, क्या वजह ये से? कम पानी से भी हो सकती है, इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है, और इसकी उम्र कोई नहीं है, इसके बच्चों में भी हो सकता है। इसमें मैं एक बड़ा सरल उपाय बताऊं, घरेलू उपयोग आप कर सकते हैं। यदि जैसे बच्चों में, एडल्ट में, किसी को भी अगर लगता है बहुत जलन के साथ बार बार पेशाब आ रहा है, लेकिन पेशाब करने जा रहे हैं पर पेशाब हो नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में आप घर में एक प्रयोग कर सकते हैं जिसमें कि मान लीजिए 1-1.5 लीटर शरबत बनाइए आप पानी का, उसमें 250 ml दूध मिला दीजिए और मीठा शरबत बनाइए चीनी मिलाकर, और इसको 1.5-2 लीटर पानी धीरे धीरे ग्लास दर ग्लास पीते जाइए। आप धीरे देखेंगे कुछ समय बाद, सुबह अगर स्टार्ट करें शाम तक आप देखेंगे आपको खुल के यूरिन आने लगेगा और आपकी एसिडिक कंडीशन भी कम हो जाएंगी। जैसे कुछ कारण और भी होते हैं इसमें एसोसिएट, जैसे पथरी के कारण भी इसमें आपको इस तरह की संभावना हो जाती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। एक कॉलर है, विष्णु राजपूत हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हमें फोन किया है। आइए बात कर लेते हैं। विष्णु जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में आपका। बताइए क्या प्रश्न है? जी, ये कह रहे थे कि जो पथरी हो जाती है 4-4 जल्दी हर बार, तो मैं ये कहना चाहता हूँ गंदा पानी पीने से होती है क्या? पानी पीने, ठीक है। डॉक्टर सौरभ, क्या बताना चाहेंगे? जैसे बोल रहे हैं कि पथरी की समस्या हो जाती है, तो क्या इसे हम पानी से जोड़कर देख सकते हैं कि अगर पानी आप दूषित पी रहे हैं तो उससे भी किडनी हो सकता है? या फिर आप साथ में ये भी बताएं कि किडनी होने के पथरी होने के कारण क्या हो सकते हैं? जी, जैसा कि विष्णु जी ने पूछा है अभी, उनको पथरी हो रही है 3-4 मिलीमीटर की बार बार और निकलती है, और वो पूछना चाहते हैं कि पानी के कारण हो रही है क्या। तो पथरी होने के कई कारण हैं, और ये ज़्यादातर कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिनकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, ऑक्सलेट। इनकी मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है तो वो पेशाब में निकलती हैं ज़्यादा, और पेशाब में वो प्रेसिपिटेट होकर एक पथरी का रूप ले लेती हैं। तो अगर पथरी बार बार हो रही है तो पहली बात तो ये है कि आपकी पथरी जो निकली है उसका एनालिसिस कराया जाए कि वो किस प्रकार की पथरी है। मान लो वो यूरिक एसिड की पथरी है या ऑक्सलेट की पथरी है, तो उसके बाद दूसरा उसका ये पता लगना ज़रूरी है कि वो किस प्रकार की है, और जिस प्रकार की है उसका जो खाने में या पानी में आपके कंटेंट है वो ज़्यादा ना हो। तो ये पता करना ज़रूरी है कि आपके पानी में तो कहीं ज़्यादा मात्रा तो नहीं है उसकी, और जो भी आप खाना ले रहे हैं उसके अंदर वो रसायन, उसकी हमको रिस्ट्रिक्शन करनी जरूरी है। मान लो यूरिक एसिड उदाहरण के रूप में, अगर ज़्यादा पथरी निकल रही है यूरिक एसिड वाली, तो यूरिक एसिड की मात्रा खाने में कम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी जी, बिल्कुल। तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें आप। और सर, अगला मेरा आपसे सवाल ये है कि जो हम बात करें एक्यूट किडनी फेलियर की या क्रॉनिक किडनी फेलियर, इसमें अंतर क्या है? कुछ बातें आपने बताई, लेकिन अगर फेलियर की उसमें हम बात करें तो ये क्या बेसिक अंतर होता है इसमें? एक्यूट और क्रोनिक में पहला अंतर तो यही है कि एक्यूट जो है वो परिवर्तनीय है, रिवर्सिबल है, और जो क्रोनिक है वो अपरिवर्तनीय है, रिवर्सिबल नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि जो एक्यूट होगा उसमें जो मरीज है उसकी हालत ज़्यादा ख़राब होगी, और जो क्रोनिक होगा वो चूँकि वो धीरे धीरे उत्पन्न हो रही है, मरीज को वो समस्या पता लगने में देरी हो जाएगी। मरीज को भी क्योंकि धीरे धीरे क्रेटिनिन बढ़ रहा है तो मरीज को वो पता नहीं लगेगा, और जब तक पता लगेगा तब तक वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप ले चुकी होगी, तभी वो सामने आती है। तो अगर इसका जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं,
तो इसका इलाज यही है कि हम अगर कोई रोगी ऐसा है जिसको कोई बीमारी है जिसके कारण गुर्दे की बीमारी होने की संभावना है, तो उनको रेगुलर फॉलोअप करना, रेगुलर चेकअप करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी से हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ को पहले पकड़ पा सकते हैं। जी सर, एक कॉलर है, उनका हम सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ और सवाल आपसे रखूंगी आपके सामने। शिवराज जी हैं जिन्होंने हमें यमुनानगर से कॉल किया है। शिवराज जी बताएं क्या सवाल है आपका। हेलो जी शिवराज जी, प्रश्न बताइए। हेलो हेलो, राम राम जी। राम राम जी। शिवराज जी बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है कि पेट तो बार बार साफ आता है और ज्यादा होती है, और इसमें विटामिन डी नुकसानदायक होती है। विटामिन डी किडनी की सेहत के लिए सर क्या चीज क्या ये वही सवाल है बार बार ये पूछना चाह रहे हैं शायद कि विटामिन डी अगर क्या लेते हैं तो क्या लेते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी एक निश्चित मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर वो उस मात्रा से ज़्यादा लिया जाता है तो हाइपर विटामिनोसिस डी हो सकता है, जिसके कारण कैल्शियम की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, और अगर ऐसा होगा तो आपको पेशाब भी बार बार आएगा और पथरी होने के चांसेस भी रहेंगे। और अगर आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में आपको निश्चेतना या एक लॉस ऑफ सेंसोरियम वो हो सकता है, जिसके कारण एक गंभीर रूप भी वो ले सकती है। तो विटामिन डी हमेशा डॉक्टर से पूछ के ही लें, ऐसे लेना नहीं चाहिए। मेरा एक सवाल यहाँ पर डॉक्टर साहब, जैसे कि उम्र के साथ विटामिन डी तो डॉक्टर कह ही देते हैं कि आप हफ्ते में एक गोली लें, जी। और कई बार बच्चों को भी हम छोटे में विटामिन डी देते हैं, तो क्या वो सही होता है या फिर उसमें भी कुछ दिनों बाद डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, फिर से शुरू करें? नहीं, जैसे आपने अच्छा सवाल पूछा, बच्चों में विटामिन डी की ज़रूरत होती है और वो ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो देना ज़रूरी हो जाता है। जी। जिनके अंदर डॉक्टर विटामिन डी प्रिस्क्राइब करते हैं, उससे पहले ज़्यादातर विटामिन डी का टेस्ट करवा के देखते हैं कि उसका लेवल क्या है। अगर उसका लेवल पूरा है तो विटामिन डी देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और उसको फिर विटामिन डी ऐसे पुरुष या महिला को लेनी भी नहीं चाहिए। अगर विटामिन डी की कमी आ रही है टेस्ट के अंदर तो ज़रूर विटामिन डी प्रिस्क्राइब किया जाता है, और ऐसे उसमें भी प्रिस्क्रिप्शन में भी ये लिखा जाता है कि पहले हफ्ते में एक बार लें, और कुछ 3-4 मात्रा के बाद उसको महीने में एक बार कर दिया जाए। अगर फिर भी वो हफ्ते में एक बार ले रहते हैं या फिर वो डेली कर देते हैं तो ये बीमारी का रूप ले सकती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देखिए विटामिन डी भी आप कई बार हमने देखा है कि लोग अपने आप भी खाना शुरू कर देते हैं, ये सुनने और बात कहने में कि भाई अब हम लोग इंडोर बहुत रहते हैं तो विटामिन डी की हर किसी में कमी ही है। तो यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी से कुछ ना कहें, कहीं सुनी बातों पर ना जाए, बल्कि जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट ना करें, डॉक्टर आपको ना कहे, तब तक किसी भी तरह का दवाओं का सेवन करना बेहतर नहीं है। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त हो एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, देखते रहें स्वस्थ किसान। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं किडनी की सेहत की। किडनी फेलियर किन स्थितियों में होता है। अगर आपको किसी भी तरह की किडनी से संबंधित समस्या है, कुछ जानना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन करें हमारे टोल फ्री नंबर पर। 2 विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि लाइव आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। अब डॉक्टर सौरभ, मैं जानना चाहूँगी कि जो हम किडनी डिजीज़ की बात कर रहे हैं, क्या इनके कोई स्टेजेस भी होती हैं कि पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है, और उसी के अनुसार ही आपको सावधानी बरतनी होती है या फिर उसका इलाज होता है? जी धन्यवाद। क्रोनिक किडनी डिजीज़ की 1 से लेकर 5 तक स्टेजेस लिखी गई हैं, और ये देखा जाता है कि जो स्टेज 2-3 हैं उसमें ज़्यादातर मरीज को पता भी नहीं लगता है कि उसे कोई बीमारी है, और ज़्यादातर स्टेज 4 में 3 या 4 में जाके ही पता लग पाता है कि कोई गुर्दे की बीमारी हुई है, क्योंकि ऐसे सिम्टम उनके अंदर आने लगते हैं, ऐसे लक्षण उनके अंदर आने लगते हैं। तो 2-3 स्टेज जो है ये, या 4-5 स्टेज है, ये पता लगता है हमें क्रेटिनिन से। क्रेटिनिन पता करने पे उसके एक फार्मूला, 3-4 तरह के फार्मूला हैं,
वो फार्मूला लगा के, उनमें से कोई भी एक फार्मूला लगाने के बाद एक GFR, जैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, उसके बारे में पता किया जाता है और उसकी कुछ एक निश्चित मात्रा होती है। अगर वो उस लेवल पे है तो उसे स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5 कहा जाता है। अगर GFR 15 से कम हो जाए तो उसे स्टेज 5 या फिर एंड स्टेज किडनी डिजीज़ कहा जाता है, जिसे कि हम कहते हैं एंड स्टेज। और ऐसी बीमार जब स्टेज 5 आ जाती है तो वो एक तरह से उसमें दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हैं और उसके अंदर हमें डायलिसिस या ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। जी, डॉक्टर विनोद, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हम किडनी की बात करें और जैसे अभी हमने बात की कि ट्रांसप्लांट करने की स्थिति तक आ जाती है, कई बार हम देखते हैं कि एक ही किडनी से काम चलाना पड़ता है, तो क्या वो स्थिति भी थोड़ा हमें समझाएं कि क्या एक किडनी से हम स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, और क्या ऐसा भी कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके शरीर में बनी ही भगवान ने एक ही किडनी दी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, कुदरत ने इतना मतलब हमें अच्छी चीज़ दी है कि जो हमारा सबसे मेजर वर्क है उसके लिए हमें 2 किडनी दी हैं। जब 2 किडनी दी हैं तो दोनों किडनी मिलकर शरीर का लोड अच्छे से उठाती हैं, लेकिन किसी कारणवश यदि हमारी एक किडनी खराब हो जाती है तो एक किडनी पूर्ण रूप से हमारे शरीर का लोड ले सकती है और हम स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। लेकिन फिर भी रिस्क वहाँ रहता है कि यदि एक किडनी है और एक किडनी में की भी कोई समस्या हो जाती है तो हमारे लिए कंप्लीट फेलियर की बात हो जाती है। हमारे शरीर को मेंटेन करना, मैनेज करना काफ़ी कठिन हो जाता है। और आयुर्वेद ये मानता है कि जहाँ प्राकृतिक रूप से जो चीज़ जैसी है, यदि उसको नेचर ने एक किडनी के साथ ही पैदा किया है तो वो उसके जीवन के लिए कोई खतरा नहीं है। वो उसके लिए नेचर ने वैसी सिचुएशन बनाई है। अनटिल अनलेस कोई ऐसी डिजीज होती है कि जिससे उसकी उस किडनी को भी खतरा हो, तभी ये संभावना होती है ज़्यादा कि ये महसूस होता है कि हाँ, अगर एक और किडनी होती तो इसका हम बचा सकते थे। जी जी, तो जी सर, बिल्कुल। जब आयुर्वेद की जब हम बात कर ही रहे हैं तो साथ ही साथ मैं ये भी पूछ लेती हूँ कि कई दर्शक ये जानना चाहते हैं और अक्सर इस पर एक चर्चा भी रहती है कि क्या आयुर्वेद के माध्यम से क्रॉनिक जो किडनी डिजीज़ है, जो रोग है, उसका इलाज किया जा सकता है? देखिए, जो क्रोनिक किडनी डिजीज है स्लो प्रोग्रेसिव है, ये बात अलग है, क्योंकि आयुर्वेद ये मानता है कि बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें हम बाहर निकाल सकते हैं। तो सीधी बात है, जहाँ शुरुआती दौर में हमारी समस्याएं आती हैं वहाँ डेफिनेटली आयुर्वेद बहुत अच्छे से काम करता है और बहुत सारी समस्याओं का हल उसके पास है, क्योंकि शरीर के मलों का शोधन पंचकर्म चिकित्सा के द्वारा जितनी अच्छी तरीके से हो सकता है, उसमें पंचकर्म चिकित्सा में भी बस्ती चिकित्सा के द्वारा हम लोग सफलपूर्वक शुरुआती दौर में किडनी का इलाज कर लेते हैं। इसके बावजूद भी अगर थोड़ा एडवांस भी हो रही है तो भी हम उसकी राहत के लिए उसके डायलिसिस को कम करा सकते हैं, उसमें राहत ला सकते हैं। लेकिन समस्या वहाँ हो जाती है जहाँ बहुत एडवांस स्टेज हो जाती है, तो ऐसा कोई जादू या चमत्कार नहीं है। शरीर कितना उसको ले सकता है, शरीर कितना उसके सहन कर सकता है, कितना काम कर सकता है, इसके ऊपर तमाम मल्टीपल फैक्टर्स पे निर्भर करता है। तो औषध का जहाँ तक रोल है वहाँ तक ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ज़्यादा समस्या है तो आप डायलिसिस कराइए। डायलिसिस के बाद फिर से हम औषध का प्रयोग कराते हैं आयुर्वेद से, जिससे कि मिला जुला करने की वजह से कई बार सुधार कुछ आता है, तो डायलिसिस में कमी लाई जा सकती है। समय के तौर पर हम कर सकते हैं। हाँ जी जी। डॉक्टर सौरभ, अब क्योंकि किडनी फेलियर की बात हो रही है तो कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब आपको किडनी ट्रांसप्लांट तक की बात हो जाती है, तो वो क्या स्थितियां होती हैं? क्या वाकई में ट्रांसप्लांट इस समस्या का समाधान हो सकता है? किन स्टेजेस पर कराना चाहिए और किन स्टेजेस पर ये हमें नहीं करना चाहिए या फिर इसके बारे में विचार करना उचित नहीं रहता? क्या बताएंगे सर? जी धन्यवाद। जैसा कि अभी बात की थी हमने कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ की 5 स्टेजेस होती हैं, तो स्टेज 4 तक तो ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए और कोई भी डॉक्टर आपको इसके बारे में बोलेगा भी नहीं। तो मैं किसान भाइयों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब भी उन्हें उनके परिवार में किसी को पता लगता है कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो गई है, तो सबसे जो इसमें बड़ी जो गंभीर समस्या आ जाती है वो डिप्रेशन की है, कि मरीज़ एक अत्यंत डिप्रेशन में चला जाता है कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अब क्या मैं जी पाऊँगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्हें ढांढस बनाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि एक किडनी खराब होने से पूरा शरीर खराब हो गया है। जी। और किडनी खराब होने पे डायलिसिस, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। वो अगर उसकी दूसरी 2, 3, 4 है तो ऐसे में बहुत साल तो दवाइयों पे भी निकाले जा सकते हैं। जी। और अगर वो 5वीं स्टेज पे पहुंच गया है
तब भी कुछ समय ऐसा निकल जाता है कि डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जब GFR बहुत कम हो जाता है, स्टेज 5 में भी जब एडवांस्ड आ जाती है नौबत, तब डायलिसिस कराना पड़ता है। ऐसे में डायलिसिस से बचने के लिए ट्रांसप्लांट एक उसका दूसरा रूप है कि हम एक गुर्दा किसी जानकार से ले लें, किसी परिवार के सदस्य से ले लें, या फिर डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट जिस पे आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि अंगदान महादान, तो वो भी किया जा सकता है। और ऐसा करने पे मतलब एक स्वस्थ जीवन व्यतीत किया जा सकता है। जी जी, एक कॉलर है, पहले उनका हम सवाल ले लेते हैं। राजेश्वर हैं जिन्होंने महाराष्ट्र से हमें फ़ोन लगाया है। जी राजेश्वर जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, सवाल बताएं। नमस्कार। बिल्कुल आवाज़ नहीं समझ आ रही है, आपका सवाल नहीं स्पष्ट रूप से हम सुन पा रहे। राजेश्वर जी। हेलो जी महाराष्ट्र में ठीक है, हम महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं, आगे बताएं। हाँ, मेरे विशेष जो है। हेलो हाँ जी। ये स्पीकर बंद करा दें तो हो जाएगा ठीक। आप अपनी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, तो उसे किडनी से हेलो जी जी जी, हम आपके सवाल को समझ प्रयास कर रहे हैं। हाँ, उसका दवा फिर कुछ समझ पाए। पत्नी के घुटनों में दर्द रहता है ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो क्या इसका कोई किडनी से कोई इसका संबंध हो सकता है? जी अगर हाँ जी, तो अगर घुटने की समस्या है तो ये जरूर देख लीजिए कि दर्द की दवाइयों का अत्यंत सेवन ना किया जाए। ऐसे में फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा एक विकल्प होता है कि फिजियोथेरेपी करके मांसपेशियां ऐसे मजबूत कर ली जाएं कि ऐसे में आपको दवाइयों की ज़रूरत भी ना पड़े। और अगर वो ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है कि घुटने बिल्कुल ही जवाब दे गए हैं, तो टोटल जैसे कि किडनी जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, वो एक अच्छा विकल्प होता है। पर दवाइयों का सेवन जरूर करें, पर जो दवाइयाँ गुर्दे के लिए ख़राब हैं ये जरूर अपने डॉक्टर से विमर्श कर लें कि कहीं इनमें से कोई ऐसी दवाई तो नहीं है कि लंबा समय लेने पे उसका गुर्दे पे कोई दुष्प्रभाव पड़ जाएगा। जी सर, जैसे कि हम आमतौर पर किडनी की सेहत की बात करते हैं, तो हमें कौन से टेस्ट कराने चाहिए नियमित रूप से 6 महीने में या साल भर में, जिससे हमें समय समय पर पता चलता रहे कि हाँ सब कुछ ठीक है या नहीं, कहाँ पर हमें सावधान रहने की आवश्यकता है? जी सबसे जो जरूरी है वो है नियमित टेस्ट कराना। कम से कम साल में एक बार पेशाब का टेस्ट तो कराया जा ही सकता है, और पेशाब का टेस्ट सबसे मैं कहूँगा कि मतलब ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं उसमें। तो पेशाब का टेस्ट करा के ये पता जरूर कराया जा सकता है कि यूरिन कराना चाहिए या फिर कल्चर वगैरह भी इसके साथ में कराना? यूरिन रूटीन कराना, और साथ में क्रेटिनिन, अगर आपको लगता है कि पेशाब में कोई समस्या आई है तो क्रेटिनिन करा लेना। यूरिन रूटीन एंड क्रेटिनिन ये 2 टेस्ट ऐसे हैं जिसमें हम जल्दी पता कर सकते हैं कि गुर्दे की बीमारी है या नहीं है। अच्छा, क्रेटिनिन की जो बात कर रहे हैं तो इसकी रेंज आमतौर पर क्या होनी चाहिए? कितनी भी मतलब, क्योंकि इसकी बहुत उस तरीके से नंबर्स में उतने हाई नंबर्स नहीं होते हैं, तो कितना कम बढ़ना भी बहुत बढ़ना होता है? जी ये अच्छा सवाल पूछा आपने। तो क्रेटिनिन जो है उसका लेना देना बहुत कुछ आपके शरीर के वेट, क्या बॉडी मास इंडेक्स है, मतलब कितनी हाइट है, उस पर बहुत कुछ उसका लेना देना है। तो अगर कोई 6 फुट का आदमी और 80 किलो का है तो उसका क्रेटिनिन अगर 1.5 भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई 4 फुट 5 फुट का ही है और उसका वजन 40 किलो ही है तो 1.6 भी उसके लिए, 1.4 भी उसके लिए बहुत ज़्यादा है। तो वजन और हाइट के हिसाब से इसका लेना देना होता है। और ज़्यादातर रेफरेंस रेंज आपके टेस्ट में ही लिखी होती है, तो रेफरेंस रेंज से ज़्यादा होना, उसकी जो अपर लिमिट है उससे ज़्यादा होना, वो ये कहा जा सकता है कि गुर्दे की बीमारी उनको हो रही है। तो अगर वो रेंज से कम है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और अगर रेंज के अंदर उतार चढ़ाव है तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन रेंज से थोड़ा सा भी ऊपर है तो आप ये नहीं सोचे कि बहुत कम ऊपर है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है ये। जी अगर थोड़ा सा भी ऊपर है तो ज़रूर आप अपने डॉक्टर से विमर्श कर लें। जी जी। डॉक्टर विनोद, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो हम डायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहे हैं, तो इसमें कई बार लोगों की ये भी आशंका रहती है कि उसके बाद, खासतौर पर हम डायलिसिस की बात करें, बहुत ही आम लोगों के मन के सवाल है कि लगातार डायलिसिस कराने से एक तो ब्लड लॉस होगा, दूसरा आपको इन्फेक्शन होने की आशंका रहती, तो ये कितना सही है? नहीं, देखिए अब कोई विकल्प जब सीकेडी में कोई विकल्प नहीं बचा तो डायलिसिस एक ही मात्र विकल्प है, वो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसमें जाना चाहिए।
और तो ये उसमें किस इन्फेक्शन स्थिति में तभी ये- स्थिति होगी अगर पूर्ण हाइजेनिक रूप से अच्छे टेक्नीशियंस के साथ अच्छे डॉक्टर के अंडर सुपरविजन में हो रहा है और आप सारे एहतियात बरत रहे हैं तो लगभग लंबे समय से कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप लापरवाही कर रहे हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बन रहे हैं, तो इन्फेक्शन होना भी एक समस्या है और वो ऐसी समस्या है कि आपकी पूरी हेल्थ को चौपट कर करती देगी, है, जो बिल्कुल। बची खुची हेल्थ है। बिल्कुल। और एक चीज़ हम ये भी देखते हैं सर, जिन्हें बीपी की समस्या और बीपी की दवा लेते हैं तो और साथ ही वो डायलिसिस भी कराते हैं, तो इसमें भी कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है डॉक्टर सौरभ? जी, बीपी की दवाई ले रहे हैं और डायलिसिस साथ में करा रहे हैं तो ये जरूर जानना चाहिए कि बीपी की दवाई, ज़्यादातर कहा जाता है कि बीपी की दवाई बंद कर दें, अब डायलिसिस पे आ गए हैं, तो हाँ, ऐसा पतला बिल्कुल भी होता नहीं है। है। बीपी की दवाई चालू रखें। बीपी आप घर पे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। आजकल ऐसे उपकरण आ गए हैं कि आप घर पे आराम से ऑटोमेटिक उपकरणों से अपना बीपी देख सकते हैं। जी। बीपी में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आता है तो अपने डॉक्टर से विमर्श करें। और दवाइयों में उतार चढ़ाव करना उसमें ज़रूरी हो जाता है, जिसे कहते हैं डोज टाइट्रेशन। और कई बार ऐसा भी होता है कि दवाई को कम करना पड़ जाता है, कई बार दवाई को बढ़ाना पड़ जाता है, पर दवाई बंद कर दी जाए डायलिसिस पे आने पे ये नहीं करना चाहिए। जी, आप देखिए हमने लगभग, मुझे लगता है सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। कुछ आपको लगता है भी एक छूटा है? इसमें मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जी। कि जैसे कोई भी व्याधि है वो अपने हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन हम मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा नहीं करते जी, हैं। बिल्कुल। मानसिक रूप से जो लोग बीपी या शुगर से पीड़ित हैं और उनमें तनाव ज्यादा है, तनाव ज्यादा होने की वजह से उनकी कई बार शुगर भी डाउन नहीं आती है। हम दवाई भी बढ़ाते हैं लेकिन शुगर कम नहीं हो रही होती है। तो मेरा ये कहना है कि इन व्याधियों में आप विशेष तौर पे प्रसन्न रहें, स्वास्थ्य नियमों का पालन करें और मानस स्वस्थ यानी अपने मेंटल विचारों पे जरूर काम करें, योग करें, जिससे के द्वारा आपकी इन बाकी समस्याओं को अपने आप कम होंगी है। जी जी बिल्कुल। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन कई बार इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर जो बातचीत निकली है वो ये कि अपने शरीर के फिल्टर का ध्यान रखें, उसकी सेहत का ध्यान रखें, समय समय पर अपनी जांचें करवाएं, अपना खान पान दुरुस्त रखें, जंक फूड का सेवन कम करें, शुगरी और सॉल्टी जो चीज़ें हैं उनका कम से कम अपने भोजन में एक नियंत्रित मात्रा में इस्तेमाल करें, और अपनी मेंटल हेल्थ यानी अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी आप तरजीह दें, उसे भी उतनी ही गंभीरता से लें। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही मेहमानों का, डॉक्टर सौरभ आपका भी, डॉक्टर विनोद आपका भी, स्टूडियो में आए और दर्शकों के सवाल लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ज़रूर आज की बातचीत से आपको लाभ होगा। हमारे पास कुछ मेल भी आए हैं और उनके बारे में बता दें। पटना से संजय कुमार ने हमें मेल लिखा है और वो पूछ रहे हैं कि लंबे अरसे से माइग्रेन की समस्या है, क्या इससे जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा एक और मेल आया है फिरोजपुर से, हमारे एक दर्शक हैं जंगपाल जी, जिन्होंने लिखा है कि उन्हें पूरे शरीर में 5 साल से दर्द हो रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए। और इससे कई इलाज वो करवा चुके हैं लेकिन इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हम दर्शकों को बता दें कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम ज़रूर विशेषज्ञों के सामने आपके प्रश्नों को रखेंगे और जिसकी सूचना टेलीविज़न के माध्यम से आपको 2 दिन पहले से मिल जाएगी। आप अपने सवाल या फिर कोई सुझाव हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID नोट कर लें, swasthkisanlive@gmail.com। तो आपके ईमेल्स, आपके फीडबैक का हम इंतजार रहेगा। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।